प्रश्न दिया गया कि आप प्रूव करके हमको बताइए कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चाहे √5 हो, है ना, चाहे √2 दिया हो, √3 हो, √7 हो, √11 हो, कोई भी ऐसी संख्या हो, तो सबको प्रूव करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है और वो एक ही हिसाब से सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, जैसे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे ये हमको प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम ये अगर प्रूव कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है ना, क्या प्रूव कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो चलिए हम यही प्रूव करते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके लिए पहले हम मान ही लेते हैं कि √5 माना √5 है ना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब एक बात ध्यान से रखिए, अगर √5 एक परिमेय संख्या है मतलब √5 को आप p/q लिख सकते हैं, जहां पर q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इस केस में ये भी होता है कि p और q सह अभाज्य संख्या होती हैं, मतलब p और q का जो मॉस होगा वो कितना होना चाहिए, 1। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, जो कॉमन गुणनखंड होगा वो 1 होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है परिमेय संख्या के लिए। तो ठीक है, √5 बराबर क्या हो गया, p/q हो गया। अब क्या करेंगे कि हम इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग करिए, मतलब √5 का भी होल स्क्वायर कर दीजिए और इधर p/q का भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इधर तो हो जाएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा, p²/q² हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि आप q को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5q² = p²। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। 5 क्या लिखेंगे, 5 p² को विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा, 5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो आपने देखा कि यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2 समीकरण हमको मिल गए। अब फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर 5 जो है p को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि हम दोबारा मान सकते हैं कि माना, क्या माना भाई, माना p = 5m, m मान लेते हैं, n कुछ भी मान सकते हैं। तो फिर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p² = 25m² हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो आप ये देखिए p² तो यहाँ पर भी समीकरण 1 में भी है हमारे पास, तो आप ये कह सकते हैं कि समीकरण 1 में p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में आप p² का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 25m² = 5q², ये हो जाएगा। अब देखिए इस 5 से ये कट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 5m² = q²। अब देखिए ये सेम कंडीशन ये आ गया, जो कंडीशन यहाँ पे है ना, यही कंडीशन यहाँ पर भी आ गया। तो ये दोनों पॉइंट फिर से आप लिख सकते हैं क्यू के सेंटेंस में। ये क्या लिख सकते हैं कि 5q² को विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5q को भी विभाजित करेगा। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3। तो अब इन तीनों समीकरणों में ध्यान से देखिए क्या क्या कहा गया।
पहले समीकरण में ये कहा गया कि 5q² बराबर है p² के, और यहाँ कहा गया 5m² बराबर है q² के। तो दूसरे समीकरण में कहा जाता है कि 5p को विभाजित करता है। क्या कहता है कि 5p को विभाजित करता है, और यहाँ कहा जा रहा है कि 5q को विभाजित करता है। तो 5p को भी विभाजित करता है और q को भी विभाजित करता है। इसका मतलब p और q दोनों में 5 गुणनखंड उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तभी ना दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में ही ये कॉमन है, और हमने यहाँ पर ये देखा कि दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक है, एक के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ से कैसे आ गया कि 5 जो है q को विभाजित कर सकता है, 5 जो है p को विभाजित कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये 5 भी अगर गुणनखंड है कॉमन में, तो ये परिमेय संख्या है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणनखंड होना चाहिए, वो भी एक। तो इससे क्या हो जाएगा, इस मान्यता का विरोध करने लग रहा है, इस मान्यता का विरोध करने लगा, कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये कि √5 परिमेय संख्या तो बिल्कुल भी नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। तो इस लाइन को हम लोग लिख लेंगे। समीकरण 3 से q भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है, अर्थात 5p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का विरोध करता है, यह इस मान्यता का विरोध करता है, इस मान्यता का विरोध करता है, यह इस मान्यता का विरोध करता है कि इस मान्यता का विरोध करता है कि p और q का कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा।